सभी का प्लिंथ एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर स्वागत करता है। साथियों, आज का हमारा जो सेशन है वो थायराइड ग्लैंड है उस पर आधारित है। इससे पहले हम इस एंडोक्राइन सिस्टम के जो 4 लेक्चर हैं हम पढ़ चुके हैं, जिसमें 2 लेक्चर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित हैं और 2 लेक्चर में हमने हार्मोन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी दी है। आज हम इस थायराइड ग्लैंड को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस सेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में थायराइड ग्लैंड क्या है, उसकी लोकेशन कहाँ पर होती है और उसमें कौन कौन से हार्मोन्स जो होते हैं वो बनते हैं, उसको डिस्कस करने जाएंगे। इसके बाद जो सेकंड लेक्चर होगा इस सेशन का, उसमें हम थायराइड जो ग्लैंड है इसका जो हार्मोन्स होता है जिसको हम थायरॉक्सिन कह रहे हैं, तो इसके हाइपोसीक्रेशन और हाइपरसीक्रेशन इनका क्या प्रभाव होता है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए साथियों, तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक यहाँ पर इमेज दिखाई दे रही है साथियों, ये थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड है। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि ये जो ग्लैंड होती है हमारे शरीर में कहाँ पर लोकेट होती है, शरीर में कहाँ पर स्थित होती है, तो जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे भाई कि ये गर्दन वाला भाग है हमारे शरीर का। जो ह्यूमंस होते हैं, मानव शरीर होता है, मानव शरीर का ये नेक रीजन वाला भाग होता है। तो इस नेक रीजन में क्या है, ये जो ऊपर आपको भाग दिखाई दे रहा है ये भाग लैरिंक्स कहलाता है। इस भाग को हम क्या कह रहे हैं, लैरिंक्स। और इस लैरिंक्स के बाद आगे हम देख रहे हैं ये वाला जो भाग होता है, ट्यूबलाइन जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये भाग है ट्रेकिया, ये भाग है ट्रेकिया। तो इन दोनों का जो जंक्शन होता है, जहां पर लैरिंक्स और ट्रेकिया क्या करते हैं, मिलते हैं, तो इनके जंक्शन पर ये ग्लैंड जो होती है वो लोकेट होती है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या ध्यान रखना है कि शरीर में थायराइड ग्रंथि की जो स्थिति है वो कहां पर है। तो ये हमारा जो गर्दन वाला भाग होता है, उस गर्दन वाले भाग में लैरिंक्स और ट्रेकिया दोनों का जो जंक्शन होता है, उस जंक्शन पर एक एच आकार की, इस तरीके की एक एच आकार की, जैसा कि बटरफ्लाई होता है, बटरफ्लाई के समान एक ग्रंथि होती है जिसको हम क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड। तो ये जो इमेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है थायराइड ग्लैंड की एक इमेज है। ये जो बटरफ्लाई शेप या जो एच आकार इसका दिखाई दे रहा है हमको, इसको हम थायराइड ग्लैंड के रूप में जानते हैं। यह ग्लैंड कैसी होती है, 2 पालियों से मिलकर बनी होती है, यानी यह बाइलोब्ड होती है। इस ग्रंथि की अगर संरचना की बात करें तो इसमें 2 भाग दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला हिस्सा इसका और दूसरा ये वाला पार्ट इसका। एक ये लोब और दूसरा ये लोब, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बाइलोब्ड, यानी ये इसकी 2 पालियां हैं। यह किस प्रकार की ग्रंथि है, बाइलोब्ड ग्रंथि होती है। और इसकी ये दोनों जो लोब होते हैं ये एक पट्टी के द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी एक टिश्यू होता है, उस टिश्यू को हम क्या कह रहे हैं, इस्थमस। इस इस्थमस के द्वारा ये लोब और ये लोब, ये जो लेफ्ट राइट लोब है इसके, वो इस इस्थमस के द्वारा कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं। चलिए साथियों, इसके बाद हम आगे डिस्कस करें कि अगर इसकी हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें कि थायराइड जो ग्लैंड होती है उसके अंदर क्या है, किस प्रकार की संरचनाएं हैं जिससे ये मिलकर बनी हुई है। तो इस ग्रंथि के अंदर छोटी छोटी थैली के जैसी कुछ रचनाएं दिखाई देती हैं, थैलीनुमा। इन थैलीनुमा रचनाओं को क्या कहा जाता है, फॉलिकल्स कहते हैं। ये जो थैलीनुमा रचनाएं हैं क्या कहलाती हैं, फॉलिकल कहलाती हैं। तो यह ग्रंथि किससे मिलकर बनी होती है, फॉलिकल से मिलकर बनी होती है। ये एक फॉलिकल की हम इमेज यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें से इस फॉलिकल को हम बाहर देख रहे हैं कि ये एक फॉलिकल है और ये जो फॉलिकुलर सेल्स है, ये फॉलिकुलर सेल्स है, ये फॉलिकल है और ये फॉलिकुलर सेल्स है। ऐसी बहुत सी फॉलिकल्स इसके अंदर पाई जाएंगी, ठीक है। इन फॉलिकल्स के बीच बीच में क्या होता है, एक और प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको पैराफॉलिकुलर सेल्स कहते हैं, जिन्हें पैराफॉलिकुलर कोशिका या पैराफॉलिकुलर सेल्स कहा जाता है। ये पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं।
कहां पर, इन फॉलिकल्स के बीच बीच में। जैसे कि ये फॉलिकल्स आपको दिखाई दे रहा है, ये फॉलिकल्स दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके की और भी फॉलिकल्स होंगे। इनके बीच बीच में कुछ विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं जिनको हम पैराफॉलिकुलर सेल्स या फिर इनको सी सेल्स भी कहते हैं, यानी कि सी कोशिका भी इनको कहा जाता है। यह सेल्स भी क्या करती हैं, ये हार्मोन सीक्रेट करती हैं जिसको कैल्सिटोनिन कहा जाता है। इनके द्वारा क्या होता है, कैल्सिटोनिन नामक जो हार्मोन होता है, वो कैल्सिटोनिन हार्मोन का जो सीक्रेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, इस पैराफॉलिकुलर या सी सेल्स के द्वारा होता है। अब अगर हम इसको बीच में और देखें, यानी कि ये थायराइड जो ग्लैंड है इसका सेक्शन काट कर हम देख रहे हैं, तो हमको इसमें क्या दिखाई दे रही है, फॉलिकल्स दिखाई दे रही हैं, ये फॉलिकुलर सेल्स हैं। इनके बीच बीच में क्या होता है, ये पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, ब्लड वेसल्स भी होंगी साथियों, तो ये रक्त वाहिकाएं भी इसके अंदर पाई जाएंगी। अगर इसका सेक्शन काट करके हम देख रहे हैं तो कुछ और भी रचनाएं होंगी। इसके बाद हम बात करें तो इस फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है, एक द्रव होता है। इस फॉलिकल के अंदर क्या होता है कि द्रव भरा होता है, उस द्रव को हम कहते हैं थायरोग्लोब्यूलिन। वो एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो इसका काम क्या होता है, उस थायरोग्लोब्यूलिन जो होता है उसका काम क्या होता है, इसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। यानी इस ग्रंथि के अंदर जो थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, जिसको हम थायरोक्सिन T4 के रूप में भी जानते हैं, वो हार्मोन्स किस प्रकार से इसके अंदर बनते हैं उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए साथियों, तो हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अब हम इस ग्लैंड में ये देखें कि भाई जो थायराइड ग्लैंड होती है वो दो हार्मोन्स बनाती है विशेष रूप से, एक T3 और दूसरा T4। तो ये दोनों हार्मोन्स किस तरीके से इसमें बनते हैं इसको हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मैं ये जो थायराइड ग्लैंड है इसको थोड़ा सा साफ करता हूं भाई। इसे आप एक बार फिर से देख लो, ये लेरिंग्स है, ये ट्रेकिया है, और ट्रेकिया के अंदर ये छल्ले पड़े हैं, रिंग्स पड़ी होती हैं कुछ कार्टिलेजनस, यानी ये ट्रेकियल रिंग्स इसको हम कहते हैं। ये भी एक प्रश्न जो होता है वो पूछा जाता है कि ट्रेकिया में किस तरीके की रिंग्स पाए जाती हैं, छल्ले पाए जाते हैं, किससे बने होते हैं। तो वो छल्ले जो होते हैं किसके बने हैं, कार्टिलेज से मिलकर के बने होते हैं और अर्धचंद्राकार होते हैं ये, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका काम क्या है इन ट्रेकियल रिंग्स का, ये इस ट्रेकिया को पिचकने से यानी कि रोकते हैं, जिससे कि इससे वायु जो होती है बराबर आगे की ओर बढ़ती है। तो और इसे है कि ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं T3 और T4 का जो निर्माण होता है वो निर्माण इसमें किस तरीके से होता है, T3 और का जो फॉर्मेशन है यह किस तरीके से होगा। तो साथियों ये क्या है, ये थायरोग्लोब्यूलिन होता है। फॉलिकल के अंदर क्या होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन द्रव होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है थायरोग्लोब्यूलिन। अब ये जो थायरोग्लोब्यूलिन होता है इसके अंदर एक अमीनो अम्ल होता है जिसको हम कहते हैं टायरोसिन। जो अमीनो अम्ल है इसमें वो अमीनो अम्ल कौन सा है, टायरोसिन। ये टायरोसिन अमीनो एसिड इसके अंदर पाया जाता है थायरोग्लोब्यूलिन के अंदर। अब जब हम क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं और भोज्य पदार्थ में क्या करते हैं, जैसे कि आयोडीन युक्त जो नमक होता है उसका सेवन करते हैं, तो वो आयोडीन जो होता है कहाँ मिलेगा, हमारे ब्लड में मिलता है। ब्लड से क्या करते हैं, ये जो फॉलिकल्स होते हैं, जैसे कि ये एक ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल के अंदर क्या है, इसके अंदर ब्लड है और ब्लड के अंदर क्या है, आयोडीन। तो ये जो फॉलिकल्स होते हैं ब्लड में से क्या करेंगे, उस आयोडीन को ग्रहण करने का काम करते हैं। तो अब ये जो आयोडीन होती है कहां पर पहुंचेगी, इस थायरोग्लोब्यूलिन के अंदर, यानी यहां तक पहुंचेगी और इससे मिलेगी इस टायरोसिन से। तो जो आयोडीन है और ये जो टायरोसिन होता है ये मिल जाते हैं, उनके मिलने से क्या बनता है,
मोनोआयोडोटायरोसिन का निर्माण होता है। मोनोआयोडोटायरोसिन का निर्माण होता है। ये MIT मोनोआयोडोटायरोसिन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये MIT जो होता है यह आयोडीन के अणु से जुड़ता है और इनके जुड़ने से क्या होता है, DIT डाई आयोडोटायरोसिन का निर्माण हो जाता है। डाई आयोडोटायरोसिन का निर्माण हो जाता है, यह DIT बन जाता है। अब एक MIT एक DIT ये मिलकर क्या बना रहे हैं, T3, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन। ये क्या कहलाता है, ट्राई आयोडोथायरोनिन। ट्राई आयोडोथायरोनिन। अब दो DIT जो होते हैं, मिलकर वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं T4, जिसको हम कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन। टेट्रा आयोडोथायरोनिन। टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो यह दो प्रकार के हार्मोन्स इसमें इस तरीके से बनते हैं, यानी कि जो ब्लड के अंदर जो आयोडीन होता है, वो आयोडीन जो होता है फॉलिकल्स उसको ग्रहण करते हैं, ट्रैप करते हैं, और इसके बाद वो आयोडीन इस थायरोग्लोबुलिन के अंदर जो टायरोसिन अमीनो अम्ल होता है उस टायरोसिन के साथ मिल जाता है, और इनके मिलने से क्या बनता है, मोनोआयोडोटायरोसिन का फॉर्मेशन होता है। मोनोआयोडोटायरोसिन जो होता है आयोडीन के से जुड़ करके क्या बनाता है, डाई आयोडोटायरोसिन बनाता है। एक MIT और एक DIT मिलकर क्या बनाते हैं, T3 या ट्राई आयोडोथायरोनिन बनाते हैं, और दो DIT मिलकर क्या बना रहे हैं, T4 या टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसको हम कहते हैं, इसी को हम थायरोक्सिन कहते हैं। ये जो T4 होता है, ये T4 ही क्या कहलाता है, थायरोक्सिन कहलाता है। तो साथियों इस प्रकार अगर हम देखें तो इस ग्रंथि में क्या होता है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन, ये हार्मोन जो होते हैं इसके अंदर बनते हैं। कैल्सिटोनिन का सीक्रेशन कहां से होता है, हमने देखा कि थायराइड के अंदर ये जो फॉलिकल्स के बीच बीच में ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होती है या सी सेल्स जिनको कह रहे हैं, इन सी सेल्स के द्वारा क्या है, कैल्सिटोनिन है, इसका सीक्रेशन होता है। अब इसके बाद हम बात करें साथियों, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या है। अब T3 और T4 में अगर देखा जाए तो T3 जो होता है वो T4 से ज्यादा एक्टिव होता है। T3 T4 से ज्यादा एक्टिव होता है। इसके बाद हम थायराइड जो T4 है जिसको थायरोक्सिन कह रहे हैं, इसके फंक्शन को देखते हैं कि ये काम क्या करता है। थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है इसका काम क्या है। तो यहां हम T4 या थायरोक्सिन, इसके कार्य को देखेंगे कि क्या काम करता है भाई, इसका फंक्शन क्या है, यह क्या काम करता है। तो साथियों ये हार्मोन बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन जो होता है वो अदा करता है। देखिए अगर इसके हम कार्यों को, इसका एक कार्य होता है, ये जो प्रोटीन है, फैट है और कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, इन सब के जो उपापचय होता है, इन सब का जो उपापचय है यानी जो मेटाबॉलिज्म है इनका, उस मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, यह रेगुलेट करने का काम करता है। इनके मेटाबॉलिज्म को
रेगुलेट करता है या नियमित करने का काम जो होता है करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका कार्य होता है। यानी इसके द्वारा क्या होता है, जो बीएमआर होता है वो कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। बीएमआर को यह सामान्य बनाए रखने का काम करता है सामान्यतः अपनी सामान्य अवस्था में। अब आपके मन में एक प्रश्न भाई पैदा होगा कि ये बीएमआर क्या है। बीएमआर का अर्थ है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब है कि हमारा जो शरीर होता है, हमारी जो सेल होती है वो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को संपन्न करती है। इसके लिए उसको क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा जैविक क्रियाओं में खर्च होती है। तो जो शरीर होता है वो किस दर से ऊर्जा को खर्च कर रहा है, शरीर किस दर से उस ऊर्जा को खर्च कर रहा है, तो वो दर क्या कहलाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, या जिसको आधारीय उपापचयी दर भी कहते हैं, आधारीय उपापचयी दर। तो ये बीएमआर कहलाता है। तो यह बीएमआर को भी क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। यानी अगर इसका हाइपोसीक्रेशन होगा तो बीएमआर कम हो जाता है। आगे हम ये भी देखेंगे कि बीएमआर की वजह से क्या होगा हाइपोसीक्रेशन में, और हाइपरसीक्रेशन अगर हो जाता है तो बीएमआर जो होता है वो बढ़ जाता है। तो उस समय क्या होगा, रेस्पिरेशन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी, हार्ट बीट जो होती है वो बढ़ जाती है, पसीना ज्यादा आने लगता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का। तो ये सारे प्रभाव होते हैं, इसको हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा काम अगर हम इसका देखें कि और भाई क्या कार्य है इसका, एक तो प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, इनके उपापचय या मेटाबॉलिज्म होता है, उसको क्या करता है, यह रेगुलेट करता है। दूसरा काम होता है यह नर्वस सिस्टम जो होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम, साथियों ये उस नर्वस सिस्टम जो होता है उसकी वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। ये दूसरा पॉइंट अगर हम इसका देखें फंक्शन में कि काम क्या है, तो ये तंत्रिका तंत्र जो होता है उसकी वृद्धि से भी संबंधित होता है। अगर इसकी कमी होगी, हाइपोसीक्रेशन अगर हो जाता है, तो नर्वस सिस्टम का विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। और जिन बच्चों में इस तरीके की समस्या होती है वो कैसे होते हैं, मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो क्रेटिन्स कहलाते हैं, उनके शरीर की वृद्धि भी रुक जाती है, साथ ही साथ क्या होता है वो मानसिक जो विकास होता है उनका ठीक तरीके से नहीं होता है, तो वो अल्प बुद्धि वाले या मंद बुद्धि वाले हो जाते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की वृद्धि के लिए भी ये कैसा होता है, आवश्यक होता है। कुछ जीवों में ये कायांतरण के लिए भी आवश्यक होता है। जैसे कि अगर हम मेढक की बात करें तो जो मेढक में क्या होता है, इसका जो लार्वा होता है जिसको टेडपोल कहते हैं, तो यह उस टेडपोल जो होता है उस टेडपोल के कायांतरण के लिए भी आवश्यक होता है। अगर इसका सीक्रेशन कम हो जाएगा तो उसका कायांतरण जो होगा वो ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। इसको हम क्या कह रहे हैं, मेढक में जो लार्वा है, जिस लार्वा को हम टेडपोल कह रहे हैं, तो इस टेडपोल लार्वा के कायांतरण, कायांतरण का मतलब है मेटामॉर्फोसिस, क्या, मेटामॉर्फोसिस, यानी कि इसके लिए भी आवश्यक होता है, इसमें भी इसकी भूमिका होती है। अब मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस यानी किसी भी एनिमल्स या कोई भी एनिमल है जिसके उस एनिमल्स की जो जीवन अवधि होती है, उस जीवन अवधि में यानी उसके शरीर में होने वाले कुछ परिवर्तन होते हैं, जो परिवर्तन उसको विभिन्न प्रकार के वातावरण में रहने के योग्य बनाते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें मेढक में क्या होता है, जैसे जो अंडा होता है, अंडे के बाद क्या है, जो लार्वा बनता है जिसको हम टेडपोल कह रहे हैं, तो यह टेडपोल लार्वा जो होता है वो कहाँ होता है, जलीय अवस्था में जीवन यापन करता है। कहाँ पर जीवन यापन करता है, अपना जलीय अवस्था में जीवन यापन करता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, स्थल पर जीवन यापन करने के लिए भी आगे चल करके कुछ क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। तो यह मेटामॉर्फोसिस एक प्रकार के चेंजेस या परिवर्तन होंगे, जिसके फलस्वरूप इसमें क्या होता है, जो इसकी पूंछ होती है वो धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाती है, और भी कुछ दूसरी संरचनाएं होती हैं जो उसमें बनती हैं और नष्ट होती हैं।
तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं या कायांतरण कहते हैं। तो मेंढक में ये जो टेडपोल होता है उस टेडपोल के कायांतरण के लिए भी आवश्यक होता है, जिससे आगे चल करके वह स्थल पर भी क्या करे, जीवन यापन कर सके, और जो उस टेडपोल से जो वयस्क मेंढक होता है उसका निर्माण हो जाता है। तो उसके शरीर में होने वाले कुछ परिवर्तन होते हैं। इसके बाद साथियों अगर हम बात करें और ये क्या काम करता है, तो शरीर का जो तापमान होता है, शरीर के तापमान या जो टेम्परेचर है, यह उस टेम्परेचर को भी क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। शरीर के तापमान को भी यह सामान्य बनाए रखने में क्या करता है, अपनी भूमिका अदा करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यह लैंगिक परिपक्वन यानी कि जो सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है, उस सेक्सुअल मैच्योरेशन या लैंगिक परिपक्वन के लिए भी आवश्यक होता है। यानी अगर इसकी कमी हो जाती है तो जो गौण लैंगिक लक्षण होते हैं उनका विकास ठीक तरीके से नहीं होता है। किस लिए आवश्यक होता है, लैंगिक परिपक्वन के लिए भी आवश्यक होता है, क्योंकि इसकी कमी की वजह से क्या होता है, जो गौण लैंगिक लक्षण होते हैं उन गौण लैंगिक लक्षणों का क्या होता है, विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। विकास जो होता है वो ठीक तरह से नहीं हो पाता है। तो ये इस थायरॉक्सिन हार्मोन के विभिन्न कार्य हैं साथियों। क्या क्या काम करता है, ये प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इनके मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको रेगुलेट करता है। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को भी क्या करता है, ये मेंटेन करने का काम करता है। लैंगिक जो परिपक्वन है, जो सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है उसके लिए भी आवश्यक होता है। और ये कायांतरण जो होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, उस कायांतरण से भी क्या होता है, इसका संबंध होता है। मेटामॉर्फोसिस जो होता है उसके लिए भी यह आवश्यक होता है कुछ जीवों के अंदर। इसके बाद साथियों हम इसके हाइपोसीक्रेशन और हाइपरसीक्रेशन की बात करें कि इससे कौन कौन सी बीमारी होती है। इसके हाइपोसीक्रेशन से क्या होता है और इसके हाइपरसीक्रेशन से क्या होता है, कौन कौन से रोग होते हैं जो इसकी कमी से होते हैं और कौन कौन से रोग होते हैं जो इसकी अधिकता की वजह से होते हैं। तो ये इसका हाइपोसीक्रेशन को देखें सबसे पहले हम, और ये हाइपरसीक्रेशन, यानी ये जब इसका अधिक मात्रा में क्या होता है, सीक्रेशन होता है, ये ज्यादा मात्रा में जब निकलता है, और जब यह अल्प मात्रा में निकलता है तो उस अवस्था को हम क्या कह रहे हैं, हाइपोसीक्रेशन। और ज्यादा मात्रा में जब निकलता है तो उसको क्या कह रहे हैं, हाइपर सीक्रेशन कहा जाता है। तो इसके हाइपोसीक्रेशन के फलस्वरूप कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, एक होता है क्रिटिनिज, जिसको जड़ मानवता भी कहा जाता है, इसे जड़ मानवता या क्रिटिनिज। दूसरी जो बीमारी होती है वो होती है मिक्सोडीमा, यह भी इसके हाइपोसीक्रेशन का परिणाम है। तीसरी बीमारी अगर हम देखें इसके हाइपोसीक्रेशन से, वो साथियों होता है सामान्य घेंगा। सामान्य भोजन में आयोडीन की कमी की वजह से होता है सामान्य घेंगा या सिंपल गोइटर जिसको कहते हैं, सिंपल गोइटर या घेंगा, जिसको गलगंड भी कहा जाता है। और एक और है रोग, वो है हाशीमाटो। तो यह थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है या जो T4 जिसको हम कह रहे हैं, इसके कम मात्रा में निकलने की वजह से होने वाली बीमारियां हैं। इसको साथियों हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या सिम्टम्स आते हैं, किस तरीके के लक्षण इनमें
उत्पन्न होते हैं इसके हाइपोसीक्रेशन के फलस्वरूप। इसके बाद हम देखेंगे हाइपरसीक्रेशन से क्या होता है। तो हाइपरसीक्रेशन के फलस्वरूप एक होता है एक्सोथैलेमिक गोइटर, एक्सोथैलेमिक गोइटर, एक्सोथैलेमिक गोइटर, और एक होता है प्लूमर रोग, प्लूमर्स डिसीज। इन सारे डिसीज को साथ ही हम इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा इस सेशन का पार्ट 2 जिसको हम कह रहे हैं थायराइड ग्लैंड का जो पार्ट 2 हम पढ़ेंगे, उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि जो क्रेटिनिज है इसमें क्या होगा, और जो मिक्सोडीमा है इसमें क्या होगा, सामान्य घेंगा है तो इसमें क्या लक्षण आते हैं, और जो हाशीमाटो है तो इसमें क्या होगा। आप लोगों को ये समझ में आई होंगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो भाई इसको लाइक करिए साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ इस चैनल को आप अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। और अगर आप लोगों के कोई डाउट हो तो उस डाउट को आप कमेंट में भाई लिखिए। और अगर आप आगे आने वाली वीडियोस के बारे में चाहते हैं कि आप किस तरीके के किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, वो भी आप कमेंट्स में लिखें। और साथ ही साथ मैं आपके लिए बहुत जल्द ही एमपीपीएससी जो मुख्य परीक्षा है उसमें जो पेपर 3 है और जो पेपर 2 है उसमें इकोनॉमी सेगमेंट, और पेपर 3 में जो साइंस है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है और जियोलॉजी वाला पार्ट है, उसके लिए भी मेंस के लिए भी मैं आपके लिए लेक्चर इसमें स्टार्ट कर रहा हूं। और ये बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको केवल एक ही काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है भाई आप लोगों के लिए थोड़ा सा उसको शेयर करते हुए जो भी मैंने कुछ सीखा है इसमें। चलिए साथियों, तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद फिर से नए लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।